बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के दूसरे फेज ऑब्जर्वेशन को। ये लुकिंग और इंस्पेक्शन का पार्ट होता है और इसमें आप उस स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी पेशेंट कंप्लेन करता है। ऑब्जर्वेशन का पर्पस ये होता है कि आप विजिबल डिफ्लेक्स को, फंक्शनल डिफ्लेक्स को और अलाइनमेंट एब्नॉर्मेलिटी को देखें और उस कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट होती है कि जब पेशेंट क्लिनिक में या असेसमेंट एरिया में आ रहा होता है। फिर असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को अनड्रेस किया जाता है। पेशेंट को चाहिए कि क्लिनिक में आते हुए ऐसा टाइट ड्रेस ना पहने ताकि अगर एग्जामिनर किसी बॉडी पार्ट को एक्सपोज करना चाहे तो वो कर सके। और एग्जामिनर को चाहिए कि वो पेशेंट से पूछे और उसको बताए कि मैं इस पर्पस के लिए आपके इस बॉडी पार्ट को एक्सपोज कर रहा हूँ। क्लिनिक या असेसमेंट एरिया में आते हुए पेशेंट की गेट असेसमेंट हो जाती है। इस दौरान अगर टिंडलबर्ग साइन या फ्लैट फीट का प्रॉब्लम है तो इसे आसानी से नोट किया जा सकता है, लेकिन अगर गेट में कोई एब्नॉर्मेलिटी है तो फिर अनड्रेस होने के बाद फिर से गेट की डिटेल असेसमेंट की जाती है। ऑब्जर्वेशन के दौरान आप पेशेंट को मूव होने को नहीं कहोगे और ना ही उसे पाल्पेट करोगे। हाँ, अगर स्पेसिफिक लैंडमार्क्स को फाइंड करना हो या किसी पार्ट को चेक करना हो कि वो वार्म है या हार्ड है तो फिर आप पाल्पेट कर सकते हैं। पेशेंट को अनड्रेस करने के बाद एग्जामिनर उसकी पोस्चर को और एसिमेट्रीज को देखता है। अब सपोज कर ले कि हमारे सामने एक पेशेंट है और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट? इंटीरियर से अगर हम देखें तो नोज, ज़िफोस्टर्नम और अम्बिलिकल कार्ड एक ही लाइन में होने चाहिए, और साइड से अगर हम देखें तो टिप ऑफ द ईयर, द टिप ऑफ द एक्रोमियन, द हाई पॉइंट ऑफ द एलियक क्रेस्ट एंड द लेटरल मेलोलियस को एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनी ऑब्वियस डिफॉर्मिटी? इसका मतलब कि हम देखेंगे कि बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी है। अगर डिफॉर्मिटी है तो इससे रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, जीनोवेरम हो जाता है और फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसके अलावा सबलक्सेशन और डिसलोकेशन भी होता है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़, ये वो डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कि आपके बॉडी में शेप चेंजेस की वजह से आती है, जैसे टॉर्टिकोलिस, फ्रैक्चर, स्क्लियोसिस एंड कैफोसिस। फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़, ये वो डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कि किसी एक ख़ास पोस्चर मेंटेन करने से होती है और जब आप वो पोस्चर चेंज करते हैं तो ये गायब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो शॉर्ट लेग की वजह से स्क्लियोसिस होती है ये आपको अपराइट स्टैंडिंग में नज़र आती है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड फ्लेक्शन में जाते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह से पिस प्लेनिस, फ्लैट फुट आपको वेट बेयरिंग में नज़र आती है, लेकिन जब आप वेट हटाते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाती है। डायनामिक डिफॉर्मिटी, ये मसल की कंट्रक्शन या जॉइंट की मूवमेंट से होती है और इसे एग्जामिनेशन फेज के दौरान अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द बोनी कॉन्टूर्स ऑफ द बॉडी नॉर्मल एंड सिमेट्रिक और इज देयर एन ऑब्वियस डिविएशन? इसका मतलब कि हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर बोन्स का जो शेप है वो नॉर्मल और सिमेट्रिक है या यहाँ पे कोई डिविएशन मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखें कि ह्यूमन बॉडी परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं है और कुछ ऐसे डिविएशन होते हैं लेकिन उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होती। बहरहाल आपने हर डिविएशन को अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि ये आपके एक्यूरेट डायग्नोसिस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर द सॉफ्ट टिश्यू कॉन्टूर्स नॉर्मल एंड सिमेट्रिक? मीन्स के हम देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू का शेप नॉर्मल है और सिमेट्रिक है। सॉफ्ट टिश्यू का मतलब मसल, स्किन एंड फैट्स, और हम देखेंगे कि बॉडी के किसी पार्ट में मसल वेस्टिंग तो नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 5, आर द लिम्ब पोजीशन इक्वल एंड सिमेट्रिक? एग्जामिनर को चाहिए कि वो कंपेयर करे लिम्ब साइज को, शेप को, पोजीशन को, एट्रोफी को, कलर को और टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप पेल्विस की न्यूट्रल पोजीशन को देखेंगे क्योंकि पेल्विस का पोजीशन पूरी बॉडी के करेक्ट पोस्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप बॉडी में न्यूट्रल पेल्विस पोजीशन के लिए देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पेशेंट न्यूट्रल पेल्विस पोजीशन में जा सकता है? अगर नहीं जा सकता तो क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, क्या वो न्यूट्रल पेल्विस को मेंटेन कर सकता है कि जब वो डिस्टल डायनामिक मूवमेंट कर रहा हो? अगर नहीं कर सकता तो क्यों? क्या पेशेंट डायनामिक न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन कर सकता है जब वो डायनामिक मूवमेंट कर रहा हो, जैसे रनिंग, वॉकिंग एंड जंपिंग? क्वेश्चन नंबर 7, आर द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द स्किन नॉर्मल? क्या स्किन का कलर और स्ट्रक्चर नॉर्मल है या जिस जगह पे पेन हो रहा है उसका कलर बाकी स्किन से डिफरेंट है? इक्कीमोसिस या ब्रूजिंग इंडिकेट करता है कि स्किन के अंदर कुछ टिश्यूज में इंजरी हुई है जिससे ब्लीडिंग हुआ है। अगर स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आई है, जैसे स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हुई है, शेनी स्किन है, हेयर लॉस हुए है और स्किन की ब्रेकडाउन इजीली हो जाती है और हील स्लोली होता है, तो ये इंडिकेट करता है
कि यहाँ पे पेरिफेरल नर्व की लीजन हुआ है। साइनोसिस या स्किन की ब्लूइश कलर पुअर ब्लड परफ्यूजन को इंडिकेट करता है। स्किन की रेडनेस इंक्रीज ब्लड फ्लो या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, आर देयर एनी स्कार्स दैट इंडिकेट रिसेंट इंजरी आर सर्जरी? रिसेंट स्कार रेड होते हैं क्योंकि इसमें अभी भी ब्लड सप्लाई है और हीलिंग प्रोसेस हो रहा है और कैपिलरीज भी मौजूद है, जबकि ओल्ड स्कार वाइट और एवेस्कुलर होते हैं। इसके अलावा बाकी स्किन में जो स्कार्स आते हैं वो इतने एक्सेसिव नहीं होते, लेकिन जॉइंट पर जो स्कार होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और ज़्यादा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब पेशेंट जॉइंट को मूव करता है तो क्या उसमें क्रेपिटस, स्नैपिंग या एबनॉर्मल साउंड आती है? जॉइंट में से साउंड का आना ये इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ पे कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई कंडीशन है उसके साथ आते हैं तो वो अलग बात है। स्नैपिंग साउंड टेंडन की जॉइंट प्रोट्रूबन के ऊपर मूवमेंट से आती है और क्लिकिंग साउंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से आती है, और ये अर्ली इंडिकेशंस होती है नॉन सिम्टोमेटिक पैथोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप जिस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे कोई हीट, स्वेलिंग या रेडनेस है? इन साइन के साथ अगर पेन है, फंक्शन लॉस हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, पेशेंट की कंडीशन की तरफ या एग्जामिनर की तरफ क्या एटीट्यूड है? अगर पेशेंट में रेस्टलेस, रिसेंटफुल या डिप्रेशन है तो ये उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट की इंडिकेशंस है और वो किस तरह से एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन? क्या पेशेंट खौफ महसूस कर रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, या वो ऐसे लग रहा है कि उसने नींद पूरी नहीं की? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द पेशेंट विलिंग टू मूव? आर पैटर्न ऑफ मूवमेंट नॉर्मल? अगर उसके चलने का पैटर्न नॉर्मल नहीं है तो वो किस तरह से नहीं है? जैसे ही ऑब्जर्वेशन वाला फेज कंप्लीट हो जाता है तो एग्जामिनर फिर से उस डायग्नोसिस की तरफ आता है जो उसने हिस्ट्री लेने के बाद बनाया था, और इस इंफॉर्मेशन को भी उसके साथ ऐड कर लेता है जो इसने इस फेज में हासिल किया है।